हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वायुमंडल की जो संगठन है उसमें गैसों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी परतीय संरचना के बारे में कि वायुमंडल में किस प्रकार से परतें पाई जाती हैं और उन परतों की ऊंचाई क्या है, उनमें टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल की जो संरचना है उससे इसका तात्पर्य इसकी क्षैतिज परतों से है। ठीक है, कि जो वायुमंडल संरचना है उससे उसका तात्पर्य क्या है, जो क्षैतिज परतें हैं, क्षैतिज परतों से है। ठीक है, कि जो वायुमंडल की जो संरचना है उसमें क्या पाई जाती हैं, कुछ क्षैतिज परतें पाई जाती हैं। अगर बात करें इन परतों की ऊंचाई जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, जो इनकी ऊंचाई है वो 1200 किलोमीटर से भी क्या है, अधिक है। इसके बाद में हम देखें तो जो 800 किलोमीटर का जो वायुमंडल है, 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का, 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 800 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तक जो वायुमंडल का एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो जो गैसों का सांद्रण है, गैसों का सांद्रण, ठीक है, धूल के कण, जलवाष्प, वायुदाब, ठीक है, इनके आधार पर जो 50% जो भाग है, जो वायुमंडल का जो 50% भाग है वो मात्र 5.6 किलोमीटर तक क्या है, स्थित है। ठीक है, 5.6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कितना पार्ट पाया जाता है, 50% भाग पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसका 97% पार्ट की बात करें, 97% भाग मात्र 29 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि इसका जो 99% भाग है वो कितनी ऊंचाई तक है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो अधिकांश जो वायुमंडल है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाता है। ठीक है, और जो 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल वो क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें गैसों का सांद्रण, धूल के कण, जलवाष्प आदि विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी परतीय संरचना की, तो जो इसकी परतीय संरचना है उसको दो आधारों पर बांटा गया है, दो आधारों पर विभाजित किया गया है। ठीक है, दो आधारों पर बांटा गया है, जिसमें पहला है तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। जो ये परतें पाई जाती हैं वायुमंडल के अंदर उनको दो आधारों पर बांटा गया है, एक तो तापमान के आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। तापमान के आधार पर जो परतें बांटी गई हैं वो पृथ्वी के धरातल से, अगर मान लीजिए क्या है अपना पृथ्वी का धरातल, ये क्या है, पृथ्वी का धरातल है, तो इस धरातल के जो सबसे पहली परत आती है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल। कौन सी है, क्षोभ मंडल। अगर दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत आती है समताप मंडल, समताप मंडल। और अगर तीसरी परत की बात करें तो तीसरी परत है मध्य मंडल। चौथी परत की बात करें तो परत आती है आयन मंडल। पांचवी परत की बात करें तो पांचवी परत आती है आयतन मंडल।
ये वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल और फिर आयतन मंडल। ये सभी जो परतें हैं इनको तापमान के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसमें जो पहली परत है कौन सी, क्षोभ मंडल, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्या है, ट्रोपोस्फियर। अगर हम बात करें तो जो क्षोभ मंडल का नामकरण है, क्षोभ मंडल का जो नामकरण है वो किसने किया था, टिजरेंस डी बोर्ट ने। ठीक है, किसने किया था, टिजरेंस डी बोर्ट ने क्षोभ मंडल का नामकरण किया था। ये है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है। ठीक है, क्षोभ मंडल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसके अन्य नाम देखें। इसके अन्य नामों की बात करें तो जिसमें सबसे पहला आता है विक्षोभ मंडल। विक्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरे की बात करें तो विक्षोभ के बाद आता है परिवर्तन मंडल। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है संवहनीय या संवहन मंडल। ये तीन नामों से जाना जाता है। विक्षोभ की बात करें तो विक्षोभ से हम देखेंगे कि जो ट्रोपोज अर्थ शब्द है, जो ट्रोपोज जो शब्द है, इस शब्द का मीनिंग ही क्या होता है, मिश्रण या विक्षोभ। मिश्रण या विक्षोभ, इस ट्रोपोज शब्द का ही मतलब क्या होता है, मिश्रण या विक्षोभ। इसलिए इस मंडल को विक्षोभ मंडल ही कहा जाता है। परिवर्तन मंडल की बात करें तो जो वायुमंडल है उसमें पाई जाती है गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। इनमें क्या होता है, समय स्थान और ऊंचाई के संदर्भ में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। संवहनीय मंडल की बात करें तो इस मंडल में हवाएं गर्म होकर वायु धारा के रूप में ऊपर उठती हैं और संवहनीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। संवहनीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। विक्षोभ मंडल, क्योंकि ट्रोपोज का मतलब ही क्या होता है, मिश्रण या विक्षोभ होता है। परिवर्तन मंडल की बात करें तो गैस, जलवाष्प और धूल के कण स्थान, समय और ऊंचाई के संदर्भ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। संवहनीय मंडल, क्योंकि इस मंडल में हवाएं गर्म होकर वायु धारा के रूप में ऊपर उठती हैं, इसलिए इसमें संवहनीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है अपना क्षोभ मंडल के अन्य नाम। ठीक है, आगे हम बात करें क्षोभ मंडल की ऊंचाई को लेकर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो
सबसे पहले भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर इसकी ऊंचाई होती है, 0 डिग्री अक्षांश पर इसकी ऊंचाई होती है 16 से 18 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, तो मध्य अक्षांशों में इसकी ऊंचाई होती है 13 से 15 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 6 से 8 किलोमीटर। ठीक है। भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री पर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होगी? 16 से 18 किलोमीटर। मध्य अक्षांशों में 13 से 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर। बात आती है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा क्यों है? कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर हवाएं गर्म होकर क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। हवाएं गर्म होकर, या हम कह सकते हैं कि तीव्र संवहन के कारण, तीव्र संवहन के कारण ऊष्मा अधिक ऊंचाई तक ले जाई जाती है। ठीक है। अधिक ऊंचाई तक ले जाई जाती है। किसके कारण? तीव्र संवहन के कारण। जैसे ही हवाएं वायु धारा के रूप में गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो तीव्र संवहन होगा, जिससे जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा भी क्या होगी? हवा के साथ साथ ऊंचाई तक चली जाएगी। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम क्यों होती है? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई का कम रहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जो संवहनीय प्रक्रिया है, संवहनीय प्रक्रिया वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि तापमान क्या है? ध्रुवों पर कम है। ठीक है। दूसरा कारण कि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? न्यून होता है। और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है। तो एक ये कारण हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर तो क्या है? अधिक है और भूमध्य रेखा पर न्यून है, जिसके कारण क्या होगा? इसकी जो ऊंचाई है क्षोभमंडल की वो भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है। अगर तापमान की बात करें तो भूमध्य रेखा पर तापमान होता है क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। कितना होता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य अक्षांशों की बात करें तो मध्य अक्षांशों में -57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर रहता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ठीक है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है 13 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई मानी गई है? 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि क्षोभमंडल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। क्षोभमंडल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निचली परत, क्षोभमंडल की निचली परत, और एक बांटा गया है क्षोभमंडल की ऊपरी परत। ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। किसको? क्षोभमंडल को। अब निचली परत की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई होती है 0 से 3 किलोमीटर। ठीक है। और ऊपरी जो परत है इसकी ऊंचाई होती है 3 से 15 किलोमीटर। ठीक है। ये जो 0 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है इसको घर्षण परत भी कहा जाता है। घर्षण
परत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 0 से 3 किलोमीटर के एरिया में जो भी गतिशील वस्तु होगी उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? घर्षण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि गतिशील वस्तुओं पर घर्षण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें तो जो सबसे ज़्यादा घर्षण होता है वो होता है 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो कितना होता है? 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक घर्षण का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। ठीक है, जो हवाएं 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती हैं उस पर क्या होता है? घर्षण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जो हवाएं हैं वो समदाब रेखाओं के, ये क्या है? ये समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, ये हवा चल रही है, हवा चलेगी, विक्षेपित होगी, और विक्षेपित होने के बाद ये समदाब रेखाओं के समानांतर में जाकर कैसे हो जाती है? न्यून कोण पर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है, क्या लग गया है? घर्षण बल लग गया, जिसके कारण ये हवाएं न्यून कोण पर ही रुक जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी जो गतिशील वस्तु होती है उस पर किसका प्रभाव रहेगा? घर्षण का प्रभाव रहेगा। सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो कितने किलोमीटर तक है? 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, इधर बात करते हैं अपन ऊपरी परत की, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3 से लेकर 15 किलोमीटर। यहाँ हवाएं घर्षण के प्रभाव से मुक्त रहती हैं, घर्षण के प्रभाव से मुक्त रहती हैं। ठीक है, कि जो हवाएं ऊपरी परत में चलती हैं, क्षोभमंडल की ऊपरी परत में जो 3 से 15 किलोमीटर का एरिया है, तो उन हवाओं पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे भूविक्षेपी पवनें, ठीक है, जिन्हें जियोस्ट्रोफिक विंड भी कहते हैं, और दूसरी बात करें जेट स्ट्रीम, ये घर्षण के प्रभाव से मुक्त होकर ऊपरी क्षोभमंडल में चलती हैं। ठीक है, ये समदाब रेखाओं के, ये जो हवाएं हैं, हवाएं समदाब रेखाओं के, समदाब रेखाओं के समानांतर, समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं। ठीक है, ये समदाब रेखाओं की कैसे चलती हैं? समानांतर। ये समदाब रेखाएं हैं, जैसे ही हवा चली विक्षेपित होगी तो ये क्या चलेगी? इनके समानांतर चलने लग जाएगी। क्यों चलने लग जाएंगे? क्योंकि 3 से 15 किलोमीटर के एरिया में घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। घर्षण के प्रभाव से क्या रहती है? मुक्त रहती हैं। ठीक है, जिसमें भूविक्षेपी पवन अर्थात जियोस्ट्रोफिक विंड और जेट स्ट्रीम इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, ये हवाएं समदाब रेखाओं कैसे चलती हैं? समानांतर चलती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्षोभमंडल की कुछ विशेषताएं हैं। क्षोभमंडल की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ें। क्षोभमंडल की विशेषताओं में देखें तो विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है कि क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, वायुदाब, गैसें, धूल के कण, जलवाष्प आदि के अनुपात में कमी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे हम क्षोभमंडल में ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान, वायुदाब, गैसें, धूल के कण और जलवाष्प की मात्रा में धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी? कमी आने लग जाएगी। ठीक है,
दूसरी बात कि क्षोभमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान कम होने लग जाएगा, तापमान कम हो जाता है, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, और इसकी जो दर होती है वो दर होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होएगा कितने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर, या 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितने पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर कम हो जाएगा। ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर कम हो जाएगा, और 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 100 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, अर्थात सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, तीसरी बात करें तो कई बार क्या होता है, वायुमंडल में अलग अलग पर्यावरणीय दशाएं पाई जाती हैं। अलग अलग जो पर्यावरण दशाएं हैं, दशाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो तापमान गिरने की दर भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो तापमान गिरने की दर भी अलग अलग होगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरणीय तापीय ह्रास दर, अर्थात एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, पर्यावरणीय तापीय ह्रास दर अर्थात एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जिसकी दर होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। ठीक है, कि जो पर्यावरणीय ह्रास दर होती है वो 5 डिग्री से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, तापमान कम हो जाता है। कि जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो तापमान गिरने की दर भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, जिसकी दर क्या होती है 5 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इसके बाद में हम बात करें इसके बाद में हम देखें तो चौथी बात आती है कि कई बार ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की बजाय बढ़ जाता है, तापमान कम होने की बजाय बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान क्षोभमंडल में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सामान्य दशा की बात है, लेकिन तापमान ऊंचाई के साथ जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक तापीय पतन
दर, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक तापीय पतन दर, नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, या फिर इसको बोलेंगे तापीय व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, क्या बोलेंगे, तापीय व्युत्क्रमण, ठीक है, नेगेटिव लैप्स रेट। क्या होता है कि कई बार क्षोभ मंडल में तापमान कम होने की बजाय ऊपरी परतों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम ऋणात्मक तापीय पतन दर कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो कई बार क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की दर समान रहती है, गिरने की दर समान रहती है, ठीक है। जो तापमान गिरने की दर है उसको क्या रहती है, समान रहती है, जिसे हम कहेंगे समतापीय ह्रास दर, समतापीय ह्रास दर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ILR, ठीक है, आइसो थर्मल लैप्स रेट, आइसोथर्मल लैप्स रेट ILR की जो तापमान गिरने की दर है वो ऊंचाई के साथ क्या है, समान रहती है, ठीक है। उनमें तो क्या हो रहा था, किसी में ऊंचाई के साथ में तापमान कम हो रहा था, किसी में बढ़ गया है, ठीक है, किसी में अलग अलग रूप से तापमान गिर रहा है, इसमें क्या होगा, तापमान समान रूप से क्या रहता है, गिरता है, जो तापमान है उसकी गिरने की दर क्या है, समान है सभी जगहों पर, तो उसे कहेंगे अपन समतापीय ह्रास दर ILR, इन आइसोथर्मल लैप्स रेट। इसके बाद में एक बात आती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं, बादलों का निर्माण, जलवाष्प, ठीक है, और बात करें जलवाष्प के बाद में गैसें, ठीक है, आदि सभी जितने भी चीज़ें हैं ये सिर्फ किस में पाई जाती हैं, ये क्षोभ मंडल में अधिकांशतः पाई जाती है। जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस में घटित होती हैं, मौसमी घटनाओं के अलावा तड़ित झंझा, ये सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में ही घटित होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, बादलों का निर्माण, तड़ित झंझा आदि घटनाएं किस में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल के बाद में आती है क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज, क्षोभ सीमा, ट्रोपोस्फियर के बाद में आती हैं ट्रोपोपाज, ठीक है। ट्रोपोपाज क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है, क्या है ये, ऊपरी सीमा है, जिसका नामकरण किसने किया है, नेपियर शो ने, ठीक है, नेपियर शो ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। जैसे क्षोभ मंडल का नामकरण किसने किया है, टिजरेस डी बोट ने, वैसे क्षोभ सीमा का नामकरण किसने किया है, नेपियर शो ने। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य संक्रमण पेटी है, ठीक है। ये जो क्षोभ सीमा ये कहाँ स्थित है, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य स्थित है। इसकी अगर मोटाई की बात करें, इसकी मोटाई लगभग कितनी है, 1.5 किलोमीटर, इसकी मोटाई क्या है, 1.5 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें
तो भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो पाई जाती है 18 से 20 किलोमीटर। मध्य अक्षांशों में बात करें, मध्य अक्षांशों में अगर बात करें तो मध्य अक्षांश में इसकी ऊंचाई हो जाती है 15 से 17 किलोमीटर। और अगर ध्रुवों पर बात करें, ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई हो जाती है 8 से 10 किलोमीटर। और अगर तापमान की बात करें तो भूमध्य रेखा पर तापमान होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्य अक्षांशों में तापमान -57 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर ध्रुवों की बात करें तो -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या होता है, इसका तापमान होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो क्षोभ सीमा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में बात करें तो जो ट्रोपोपाज शब्द हैं, जो ट्रोपोपाज शब्द हैं, ट्रोपोपाज जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है कि वो परत जहाँ पर मिश्रण क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है, जहाँ पर मिश्रण या विक्षोभ रुक गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अब मिश्रण और विक्षोभ नहीं होगा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो समताप सीमा है, ये तापमान गिरने की, जो ट्रोपोपाज है या क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा तापमान गिरने की, तापमान के गिरने की अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा होती है कि इसके बाद तापमान कम नहीं होगा, तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ इस क्षोभ सीमा पर तापमान कम होता है और अगली परत जो समताप मंडल आएगी, तो समताप मंडल में क्या होगा, क्षोभ सीमा के ऊपर, क्षोभ सीमा के ऊपर तापमान बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये तो क्या है, क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा के नीचे क्या है, क्षोभ मंडल, और यहाँ क्या है, समताप मंडल। तो यहाँ तो तापमान क्या हो रहा है, तापमान कम हो गया, और यहाँ तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो क्षोभ सीमा है ये किसको दिखाएगी, ये तापीय व्युत्क्रमण की दशा को दर्शाएगी। ठीक है, कि जो क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कम हो रहा था, अब समताप मंडल में क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो जो क्षोभ सीमा है वो किसको दिखाएगी, तापीय व्युत्क्रमण की दशा को इंगित करेगी, तापीय व्युत्क्रमण की दशा को इंगित करेगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ एक लास्ट बात आती है कि क्षोभ सीमा के ऊपर, क्षोभ सीमा के ऊपर, क्षोभ सीमा के ऊपर मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, या अपन कह सकते हैं जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होंगी वो अब किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ सीमा के बाद में कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होंगी। ठीक है, तो ट्रोपोपाज में, ट्रोपोपाज शब्द का मतलब क्या हो गया, मिश्रण या विक्षोभ अब क्या हो गए हैं, रुक गए हैं। क्षोभ सीमा में तापमान गिरने की क्या होती है, अंतिम सीमा होती है। ठीक है, जिस परत के ऊपर, क्षोभ सीमा के ऊपर क्या होगा, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कौन सी दशा को इंगित करेगा, तापीय व्युत्क्रमण की दशा को इंगित करेगा। और क्षोभ सीमा के ऊपर कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, जितनी भी घटनाएं घटित होंगी मौसमी, वो सब किस में होंगी, क्षोभ मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, हम कल अध्ययन करेंगे समताप मंडल
मध्यमंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।